हेलो एवरीवन, चलो लेट्स स्टार्ट विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवीजन। जीएसटी की जान इसको बोलता है, आईटीसी चैप्टर को। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज यू नो। इसके अंदर अपन क्विकली रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और जहाँ पे स्लो होना है वहाँ पे स्लो भी पढ़ेंगे। इसका टाइमिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो का, बट इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो इसके अंदर रफली अपने को क्या पढ़ना है, एक मोटा मोटी आईटीसी का एक स्ट्रक्चर समझना है, एंड देन वी हैव सम डेफिनेशंस, देन 16, 17 और 18 ये तीन सेक्शंस पढ़ने और आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करना है ये फाइनली पढ़ना है, और कुछ समरी। ठीक है, अब स्कीम ऑफ आईटीसी एट ए ग्लांस, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि रफली आईटीसी वगैरह होता क्या है और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब अपन ने फुल कोर्स बैच में बहुत प्रॉपर तरीके से समझा था, बट फिर भी एक बार रफली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। कि एक सप्लायर होता है, सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई करता है, तो जो रेसिपिएंट इसको गुड्स को बाय करता है या सर्विस को अवेल करता है, तो इसके ऊपर ये इसको जीएसटी पे करता है। तो ये जो जीएसटी अपने पॉकेट से पे करता है, वो पॉकेट वाला जीएसटी एट दी एंड आईटीसी के नाम पे बेनिफिट मिल जाता है, इसीलिए आईटीसी एक बेनिफिट है। ठीक है, आईटीसी क्या है? एक बेनिफिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली तीन चीजों का होता है। एक होता है इनपुट का, एक होता है कैपिटल गुड्स का, और एक होता है आपके इनपुट सर्विस का। ठीक है, ये दोनों गुड्स की बात करता है और ये सर्विस की बात करता है। परफेक्ट। मोटा मोटी जो भी डिस्कशन है वो अपन सेक्शन वाइज ही करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये आप एक बार रीड कर लेना अपन ने, हालांकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। चलो, डेफिनेशन वाइज भी कोई खास इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बस ठीक है। कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन एक बार ऐसे रीड कर लो कि एनीथिंग एनी गुड्स विच इज कैपिटलाइज्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट इज योर कैपिटल गुड्स। ठीक है, इनपुट का मतलब एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। इनपुट सर्विस का मतलब जो सर्विस आपने यूज या इंटेंडेड टू बी यूज्ड है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। परफेक्ट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने जो भी टैक्स अपने पॉकेट से पे किया वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, इसके अंदर आरसीएम वाली चीजें भी आ गई जो आपने अंडर आरसीएम पे किया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसके ओके, हाँ एक चीज याद रखना, कंपोजिशन टैक्स आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। ठीक है, इसीलिए कंपोजिशन लेवी वालों को आईटीसी भी नहीं मिलता, आगे पढ़ेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 16 स्टार्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। तो रफली ये लोग बोलते हैं कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर टेकिंग आईटीसी ऑन ऑल देयर इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है, एंड वो वाली सप्लाईज जो इंटेंडेड यूज्ड है या इंटेंडेड टू बी यूज्ड है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सारी सप्लाई पे आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपने सर्विस या गुड्स या कैपिटल गुड्स अवेल किया है। ठीक है, फिर कंडीशंस क्या है? तो मैंने आपको बोला था कंडीशन बेसिकली 4+2, मतलब टोटल 6 कंडीशन है। बेसिक 4 कंडीशन है और 2 कुछ अलग कंडीशन है। बेसिक 4 कंडीशन क्विकली मैं आपको रिवाइज करा, तो एक है पोजीशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट, आपको वैलिड टैक्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल है। आप इतना समझो कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और इन सम केसेस डेबिट नोट होना चाहिए, बिकॉज डेबिट नोट का काम है वैल्यू ऑफ सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई कम वैल्यू पे चार्ज होते हैं कोई भी टैक्स इनवॉइस, तो डेबिट नोट के थ्रू उस वैल्यू ऑफ सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। तो टेक्निकली उसके थ्रू भी आपको आईटीसी मिल ही जाता है। देन ये सारे केसेस है, जैसे कोई कस्टम्स का केस हुआ तो बिल ऑफ एंट्री के थ्रू आईटीसी मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मोटा मोटी यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर ये कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है। अमाउंट, डिस्क्रिप्शंस, टोटल वैल्यू, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई में रिकमेंडेशन है कि कर लेना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दे देना चाहिए, हालांकि कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, बिकॉज इन दैट केस लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई। एनीवे, ये तो ठीक है टाइम पास। फिर दूसरा कंडीशन बोलता है ये रिसिट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स जो भी आप खरीद रहे हो वो एक्चुअली, या सर्विस जो भी है वो एक्चुअली अवेल या रिसीव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिल टू शिप टू मॉडल में ना गुड्स अपने को अपने ऑर्डर पे कहीं और चले जाते हैं और हमें नहीं मिलते। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, तूने बोला ना वहां भेजने को, तो जैसे गुड्स वहां पहुंच गए तो इट इज अज्यूम्ड कि गुड्स आपके पास पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे वही अपने प्लेस ऑफ सप्लाई वाले एग्जांपल है बिल टू शिप टू मॉडल के, कि भाई एक सप्लायर है और एक बायर है,
ठीक है, इसके केस में डीलिंग चल रही थी, तो बायर ने बोला कि एक काम कर, गुड्स यूपी में भेज दो, मेरे को गुड्स जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए। तो इसके बोलने पे गुड्स किधर चले गए, यूपी में। तो जैसे ही गुड्स यूपी में पहुंच जाएंगे ना, देन इट इज अज्यूम्ड कि गुड्स किसके पास पहुंच गए, जम्मू कश्मीर में पहुंच गए। ठीक है, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। तो गुड्स ऑल दो जम्मू कश्मीर के पास ना पहुंचे, नहीं पहुंचे, फिर भी ये अपना बंदा आईटीसी ले सकता है एज एंड व्हेन गुड्स हैज रीच टू दी यूपी लोकेशन। ठीक है, फिर ये सप्लाई नंबर 1 हो गया। सप्लाई नंबर 2 में तो ऑफकोर्स ये यूपी में ही गुड्स रिसीव होने वाले थे और यूपी में ही गुड्स रिसीव हुए, तो उसका कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। ये हो गया अपना सेकंड कंडीशन। देन वी हैव थर्ड कंडीशन कि टैक्स एक्चुअली पे हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे टैक्स पोर्शन पे हो जाना चाहिए। मतलब तुम यहाँ पे टाइम पास नहीं कर सकते कि भाई 100 रुपए पे 18 रुपए जीएसटी, तो क्यों ना मैं 18 रुपए पे कर दूं। नहीं, यहाँ पे वो फिर उसका प्रपोर्शन ले लेगा। बेसिकली आपका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टैक्सेशन का पेमेंट माना जाएगा और उतना ही आईटीसी आपको मिलेगा। टैक्स पे हो जाने का मतलब होता ये नहीं होता कि टैक्स का अमाउंट पे हो जाना चाहिए, टैक्स पे हो जाना चाहिए टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है आप जब भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे तो कैसे करोगे। तो जनरली क्या होता है कि आप ना सेल्फ असेस्ड आईटीसी ले लेते हो। मतलब कि गवर्नमेंट आपका आईटीसी चेक करने नहीं बैठता है, गवर्नमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको आईटीसी दे देता है। ठीक है, बाद में कुछ ऊपर नीचे होता है, देन वो एडजस्टमेंट होता है ड्यूरिंग असेसमेंट। फिर आता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। यहाँ पे क्या होता है पता है कि अगर मान लो एक सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर ने गुड्स भेजा है रेसिपिएंट को, ठीक है, अभी रेसिपिएंट ने इसको टैक्स पे किया, लेकिन सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं किया, तो उस केस में रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब अगर रेसिपिएंट ने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर आईटीसी ले भी चुका होगा ना, तो वो भी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसी की बात करता है। फिर ये आगे ये बोलता है कि इफ सप्लायर डज नॉट फर्निश रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 3B फॉर द टैक्स पीरियड करस्पॉन्डिंग टू द सेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टिल 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि टेक्निकली एक सप्लायर को टैक्स के पेमेंट करने के मतलब रिटर्न फाइल करने का जो ड्यूरेशन है, जिस टाइम तक उसको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए ताकि उसके रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाए, वो है 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर का 30 सितंबर, ये याद रखना। एंड ये ड्यू डेट आईटीसी के लास्ट डेट्स के सिमिलर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये ड्यू डेट सिर्फ और सिर्फ सप्लायर को टैक्स भरने के लिए है, और वो भी इस वजह से ताकि आपके रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाए। ठीक है, हालांकि आईटीसी लेने का लास्ट ड्यू डेट तो वो 30 नवंबर और ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न वगैरह वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोलता है कि आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड बाय द सेड रेसिपिएंट व्हाइल फर्निशिंग जीएसटी विल बी ऑन और बिफोर 30 नवंबर। ठीक है, ये सब अपन आगे वैसे भी कवर करने वाले हैं। बट ये बोलता है कि हाउ वेयर द सेड अमाउंट ऑफ आईटीसी इज नॉट सो रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। मतलब उन्होंने सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा और रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो उस केस में सच अमाउंट शैल बी पेएबल टू द सेड पर्सन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मतलब कि ये अमाउंट टेक्निकली आपने बेनिफिट उठा लिया उस जीएसटी का जो जीएसटी गवर्नमेंट के पास पहुंचा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट तुमसे वो वसूलेगा और गवर्नमेंट तुमसे विद इंटरेस्ट इसको वसूल करेगा अंडर सेक्शन 50। ठीक है, फिर बोलता है रीअवेलमेंट ऑफ रिवर्स्ड आईटीसी। मैं उसको रीअवेल कब कर पाऊंगा, जैसे ही गवर्नमेंट के पास वो टैक्स का अमाउंट पहुंच जाएगा वैसे ही मैं उसका वापस आईटीसी ले पाऊंगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है ही नहीं। फिर आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ये फोर्थ कंडीशन है, मतलब आपका जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए विद इन ड्यू डेट। ठीक है, आईटीसी मस्ट हैव registered person taking the ITC must have filed his return of GST 3B under section 39। ठीक है ना, मतलब रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। अब ये 4 कंडीशन के अलावा वी हैव सम अनदर 2 कंडीशंस। तो उसमें से पहला कंडीशन ये है, डिटेल ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन हिज GSTR1 और यूजिंग IFF एंड डिटेल्स कम्युनिकेटेड इन फॉर्म GSTR2B। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुम्हें एज अ रेसिपिएंट आईटीसी चाहिए ना, तो तुम अपने सप्लायर को बोलो कि प्लीज GSTR1 भर दे। क्यों? क्योंकि जैसे ही GSTR1 में वो डेटा डालता है, या अगर IFF यूज कर रहा है इन केस ऑफ QRMP स्कीम,
तो उस केस में IFF या GSTR1 जैसे ही वो डेटा अपलोड करता है वैसे ही वो हमारे मतलब रेसिपिएंट के GSTR2A 2B में रिफ्लेक्ट होता है एंड इट बिकम्स एलिजिबल फॉर ITC। अगर इन्होंने GSTR1 में नहीं भरा तो आपके 2A 2B में नहीं दिखेगा, और जो 2A 2B में दिखता है वही आप ITC ले सकते हो। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है अपने पास फोर्थ कंडीशन है डिटेल ऑफ ITC in respect of the said supply communicated to the registered person under section 38 is not restricted। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि GSTR 2B में जो भी डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई है जिसके ऊपर या तो ITC अवेलेबल है या तो ITC अवेल नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे GSTR1 में और तुम्हारे GSTR 3B में कौन कौन से डेटा डले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 38 बोलता है he stipulates that ITC cannot be availed in case where details of the outward supplies in GSTR1 using IFF have been furnished by the following specified registered person। ये बोलना चाह रहा है कि ITC आप अवेल नहीं कर सकते इन केस where details of outward supply in GSTR1 have been furnished by following specified person। कौन से लोग? पहला, who is a new registrant, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन विल बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। फिर आता है हु हैज डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। एक तो नया रजिस्ट्रांट है तो वो नहीं कर सकता, एक वो लोग है जिसने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट किया है तो फिर आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। एक वो लोग है जिसने आउटपुट टैक्स पेएबल एज पर GSTR1 ज्यादा दिखाया, मतलब आपके GSTR1 के हिसाब से डेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका GSTR 3B। देखो GSTR1 पहले फाइल होता है और 3B बाद में। आप GSTR1 में ना ग्रॉस लायबिलिटी को दिखाते हो, करेक्ट है, मतलब आपका प्योर आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हो। अगर आपका वो आउटवर्ड सप्लाई है मतलब वो सामने वाले का इनवर्ड सप्लाई होगा जो भी एलिजिबल है। तो अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई है और फिर इससे क्या होगा, आपने मान लो मैंने आपका नंबर लिख दिया तो इससे आपको ITC मिल गया, और जैसे ही मेरे 10 दिन के बाद टैक्स भरने की बारी आई ना तो मैंने वो टैक्स भरा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि हम दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट को बेवकूफ बना दिया, और गवर्नमेंट उतनी बेवकूफ है नहीं। इसका मतलब ये है कि इन दिस सिनेरियो वो वाला ITC इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। कब? जब GSTR1 की सेल्स या आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू GSTR 3B की ग्रॉस लायबिलिटी। तो ऑब्वियसली आपने ज्यादा इसलिए दिखाया ताकि सामने वाले को ITC दे पाओ, ये रॉन्ग है, ये नहीं मिल पाएगा आपको ITC, ठीक है। फिर सेम, अगर आपने GSTR 2B में मान लो 100 रुपए दिख रहा है लेकिन आपने ITC उसको 200 रुपए ले लिया, मतलब ज्यादा ITC एक्चुअली ले लिया। भाई एक्चुअली ले सकते क्या ऐसा? देखो रूल वाइज नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या है ना, सेल्फ असेसमेंट ITC होता है ना। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ITC को भरने जाओगे ना तो वो आपको अलाउ करता है टू फिल एनी नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि ये चेक नहीं होगा, असेसमेंट के टाइम पे सारा चेक होता है, ठीक है, और प्लस एनुअल रिटर्न भी होती है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि ITC आप ज्यादा नहीं ले सकते एज कंपेयर टू 2B, ठीक है। तो ये सब कुछ एडिशनल कंडीशंस है। फिर एक और है हु हैज डिफॉल्टेड रूल 86B। रूल 86B क्या होता है अभी अपन नीचे पढ़ेंगे ये चैप्टर के एंड में। तो पॉइंट मोटा मोटी ये है कि ये 6 कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। पहला कंडीशन, यू शुड हैव वैलिड टैक्स इनवॉइस। दूसरा कंडीशन, यू शुड हैव पेड द टैक्सेस अमाउंट। यू शुड हैव मतलब सप्लायर शुड पे द टैक्सेस अमाउंट। देन यू शुड फाइल द रिटर्न। फिर फोर्थ, गुड्स शुड हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड या सर्विस एक्चुअली अवेल्ड। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन अपना ये वाला है कि जो भी सेक्शन 38 है वो स्टिपुलेट उन लोग के लिए ITC रिस्ट्रिक्टेड है। सेक्शन 38 वाले लोगों के लिए ये लोग ITC नहीं ले सकते। और सिक्स कंडीशन है कि जितना 2B में दिख रहा है, मतलब जितना GSTR1 और IFF में भरा है सप्लायर ने, उतना ही रेसिपिएंट का 2B में दिखेगा और उतना ही आप ITC ले सकते हो। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत क्लियरली बोला है कि 100 इनवॉइस रिकॉर्ड किया और 80 इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं किया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो 100 इनवॉइस का मिल जाएगा, 80 का नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से अपना सेक्शन 16 खत्म होता है। लेकिन सेक्शन 16 के कुछ प्रोविजो भी है। तो बोलता है फर्स्ट प्रोविजो बोलता है कि अगर गुड्स तुम्हारा ऐसा है कि जिसमें लॉट्स में गुड्स रिसीव हो रहे हैं, मतलब गुड्स बहुत अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में लॉट्स में रिसीव हो रहे हैं, तो इन दैट केस ITC अवेल होगा ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। जब तक लास्ट लॉट नहीं रिसीव होता तब तक आप ITC मत लेना। ये मत सोचना कि चलो 10 गुनी कुछ माल आने वाला और 5
धोनी माल आ गया तो चल आधा आईटीसी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो आपका एग्रीमेंट लॉट्स में आने का है तो पहले लास्ट लॉट तक आ जाने दो। देन पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। ये पेमेंट किसकी बात कर रहा है पता है? ये पेमेंट रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच की बात करता है। मतलब ये गवर्नमेंट को बात नहीं करता है, ये रेसिपिएंट और सप्लायर की बात करता है। वो जो कंडीशन पड़ी थी ना, वो गवर्नमेंट को बात करता था, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है पता है कि एक देखो, सप्लायर होता है बेचने वाला, रेसिपिएंट होता है खरीदने वाला, पेमेंट की लायबिलिटी आती है रेसिपिएंट की। तो ये बोलना चाह रहा है कि एक रेसिपिएंट विद इन 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए। विद इन 180 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस। अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया, फेल्स टू पे हुआ, तो उसके केस में रिवर्स एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड। मतलब कि 100 रुपए का बिल था, मैंने 50 रुपए पे किया, तो मेरे को 50% आईटीसी मिल जाएगा और 50% आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप ना आईटीसी प्रोविजनल बेसिस पे ले लेते हो, कोई रोकता नहीं, क्योंकि आईटीसी सेल्फ असेस्ड बेसिस पे होता है। तो आपने ना पहले 100 रुपए ले लिया, लेकिन जैसे 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ ना, तो शिद्दत से आपको जितना पेमेंट नहीं हुआ उतना हिस्से का आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। या तो आप आईटीसी को रिवर्स करो या तो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाओ, एक ही बात है। मतलब या तो बेनिफिट को कम करो, ठीक है, या तो बेनिफिट को कम करो या तो लायबिलिटी को बढ़ाओ, एक ही बात है, करेक्ट है। तो आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा उतने हिस्से का, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, क्योंकि आपने 180 डेज के पहले ही ले लिया ना आईटीसी, तो आपको एडवांस में आईटीसी देने को मिल गया। क्यों? ये भरोसे पे कि आप पेमेंट कर दोगे, बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको विथ इंटरेस्ट आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। बट इसका है ना कुछ एक्सेप्शन है। 3 ऐसे केसेस है जिसमें 180 डेज का प्रोविजन लागू ही नहीं होता। मतलब विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ 180 डेज यू कैन टेक द आईटीसी। ऐसे कौन से 3 केस है? पहला केस रिवर्स चार्ज। एक बात बताओ, जब सप्लायर रेसिपिएंट को जब सप्लाई करता है तो रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है, बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है पता है? रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट सप्लायर को सिर्फ ग्रॉस अमाउंट पे करता है। जो टैक्स का अमाउंट होता है वो तो खुद ही अपने पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को दे के आता है। इसमें अपना मैगी वाला एग्जांपल था, याद है? भाई का पाव फ्रैक्चर था, तो इस बार मैगी भी मुझे ही लेके आनी पड़ेगी और पैसे भी मेरे ही जाएंगे। इसको बोलते हैं आरसीएम। तो आरसीएम के केस में जब पैसे देने की लायबिलिटी तुम्हारी ही है, तुम एनी विच वे टैक्स का अमाउंट सप्लायर को नहीं देने वाले, तो इस केस में 180 डेज का मुद्दा आया ही कहां? क्यों? क्योंकि 180 डेज तो सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, इसीलिए ये वाला पॉइंट पे 180 डेज नहीं लगता। दूसरा शेड्यूल 1। एक बात बताओ, शेड्यूल 1 बना किसके लिए? फ्री सप्लाई के लिए। टेक्निकली फ्री सप्लाई नहीं लिखना चाहिए, मतलब विदाउट कंसिडरेशन के लिए, है ना। तो अगर मेरा फ्री सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन है, कौन सा? ये शेड्यूल 1 में 4 केस आते हैं। रिवाइज कर देता हूं। परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, फिर रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केसेस जैसे ब्रांच ट्रांसफर एटसेट्रा, उसके बाद प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये 4 केसेस में जब पेमेंट में पैसा ही नहीं है, तो पेमेंट किस बात का? फ्री में कर रहे हो तो तुम, ठीक है, बिकॉज ये डिम्ड सप्लाईज होते हैं विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशंस। ये मैं आपको रफली बता देता हूँ कि कौन सा वाला मुद्दा है। अपना याद करो केशुभाई वाला एग्जांपल, कि केशुभाई अपना ओरिजिनल रेसिपी सप्लायर है ऑफ आउटडोर केटरिंग। उसने बोला था एक काम करो, आपके पार्टी हॉल में ना कोक वाला आया होगा, उसको पेमेंट कर दो ना जरा। फिर मैंने उसको कॉल करके बोला, अरे भाई कोक का जिम्मेदारी तो तेरा था। तो उसने बोला, अरे अभी फिलहाल तुम पे कर दो, मैं सप्लायर, मैं रेसिपिएंट हूँ। उसने बोला, सप्लायर ने बोला रेसिपिएंट को कि फिलहाल तू पे कर दे, हम बाद में हिसाब समझ लेंगे। तो टेक्निकली यहाँ पे मैंने तो एडवांस पेमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे तो हिसाब पूरे पार्टी के बाद देना था, लेकिन मैंने कुछ अमाउंट पहले पे कर दिया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने ये पढ़ा था कि कुछ अमाउंट पहले पे करना पड़ता है, वो भी अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है। इनफैक्ट उसका भी अपने को आईटीसी मिल जाएगा। प्लस इसमें 180 डेज का पॉइंट आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट कर चुका, ठीक है। अब आप बोलोगे तुमने एज अ
रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, अरे बट मैंने जिसको पेमेंट किया वो सप्लायर को बोलने पे तो क्या, ठीक है। चलो फिर आता है इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड, अच्छा ये 180 डेज में ऐसा है कि अगर मान लो तुमने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया और फिर 180 डेज के बाद पेमेंट किया तो आप रीअवेल कर सकते हो आईटीसी को, ठीक है। फिर आता है इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट। देखो बहुत ऑब्वियस है, हम लोग, मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ तो आपको पता है कि अकाउंट्स में क्या होता है कि जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं, असेट खरीदते हैं, ठीक है, और वो असेट में आईटीसी जब लग के आता है ना तो हम एंट्री ऐसे पास करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश बैंक। मुद्दा यहाँ पे यह है कि जीएसटी का मान लो 18 रुपया है तो ये 18 रुपया हमारे असेट में डेबिट नहीं होता है, मतलब कि डेप्रिसिएशन ये 100 रुपए पे लगता है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इसका मतलब जस्ट बिकॉज इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली हम इसका बेनिफिट आईटी एज अ डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स भी तो नहीं उठा पा रहे, इसीलिए इसका बेनिफिट हमें कहाँ मिल जाता है, जीएसटी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग क्या करते हैं कि ये एंट्री नहीं पास करते, इसी को 118 बना देते और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मारते। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, 18 रुपए एक्स्ट्रा आईटी एक्ट में भी आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो और जीएसटी में भी आप आईटीसी ले रहे हो, विच इज रॉन्ग, है ना। इसीलिए ये बोल रहा है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ऑन टैक्स कंपोनेंट तो इन दैट केस आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। इसको तो रट्टा मान लो, आप इस दुनिया में जितने भी आईटीसी पॉसिबल है आपके धंधे के लिए वो आईटीसी आप ले सकते हो विद इन 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट नहीं, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप आईटीसी ले लेना चाहिए। मान लो आप अप्रैल 2425 की बात करते हो, ठीक है, और आपका लास्ट और एग्जांपल 1 है एआर फाइल्ड किया 30 सितंबर को, तो एक बात बताओ 30 सितंबर पहले आया या 30 नवंबर? ऑफ कोर्स 30 सितंबर, तो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर आईटीसी। बट अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया 1 जनवरी को तो ऑफ कोर्स नवंबर पहले आया या जनवरी, नवंबर, तो आपकी लास्ट डेट एग्जांपल नंबर 2 के लिए बन जाएगी 30 नवंबर, ठीक है। ओके, ये जो अवेलमेंट है ये फर्स्ट टाइम अवेलमेंट का ड्यू डेट है, ठीक है। अगर आपने रीअवेलमेंट का केस है, मतलब जैसे एग्जांपल पेमेंट, देखो आईटीसी रिवर्स ड्यू टू 180 डेज कंडीशन पेड आफ्टर 30 नवंबर नेक्स्ट ईयर, देन ऑल्सो इट इज वैलिड फॉर रीअवेलिंग द आईटीसी। आप आईटीसी ले चुके हो, फिर किसी कारण की वजह से रिवर्स करना पड़ा, वो आईटीसी को आप वापस क्लेम कर सकते हो, फिर चाहे वो 180 डे, चाहे वो 30 नवंबर के बियॉन्ड चला जा चुका है या इस ड्यू डेट के बियॉन्ड जा चुका है, वो चलेगा। रीअवेलमेंट, फर्स्ट टाइम अवेलमेंट का ड्यू डेट इज दिस ओनली 30 नवंबर एंड एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्ली। फिर आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट को मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। वो क्रेडिट जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए है वो आप अवेल कर सकते हो, वो क्रेडिट जो आपके पर्सनल पर्पस के लिए वो आप अवेल नहीं कर सकते। अगर ऐसा क्रेडिट है जो कॉमन पर्पस है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा और प्रोपोर्शनेटली आपको अवेल करना पड़ेगा जो बिजनेस पर्पस के लिए फॉल करता है। अगर आपका क्रेडिट टैक्सेबल सप्लाई के लिए किया गया है आईटीसी, मतलब आपने कोई सर्विस या इनपुट गुड्स अवेल किया है फॉर द पर्पस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, देन यू कैन टेक द आईटीसी। बट अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई किया है और वो यूज कर रहे हो आप एग्जाम सप्लाई के लिए, वो आप यूज नहीं कर सकते, उसका आईटीसी अलाउड नहीं है। याद रखना, जीरो रेटेड सप्लाई इज नॉट योर एग्जाम सप्लाई। नाम में जीरो आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम्प्ट है। जीरो रेटेड सप्लाई डेफिनेशन टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूडेड है, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई को अगर आउटवर्ड सप्लाई और उसके लिए आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है तो वो आपको आईटीसी मिल जाएगा, ये याद रहेगा।
मतलब आईटीसी कहाँ मिलेगा? बिजनेस पर्पस, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। कहाँ नहीं मिलेगा? पर्सनल पर्पस, एग्जाम सप्लाईज। ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस आप सुनते जाओ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा क्विकली कवर करेंगे। सबसे पहले अभी जो भी मैं बोलने वाला हूं, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलता, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कितना भी वैलिड हो, इनवॉइस हो, पेमेंट टाइम पे क्या हो, गवर्नमेंट को पे क्या हो, GSTR-1 भरा हो, गुड्स एक्चुअली रिसीव हुआ, तेल लेने गया, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, दादागिरी है। पहला पॉइंट, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए कोई मोटर व्हीकल खरीदी है, प्रोवाइडेड वो मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी इज अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब इट इज नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, तो वो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में आता है और वो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। बट आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा इन दिस 3 सिचुएशन। पहला, वो मोटर व्हीकल आपने खरीदा ही है उस मोटर व्हीकल को फर्दर सप्लाई करने के लिए, तो मिल जाएगा। दूसरा, वो मोटर व्हीकल खरीदा ही है पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो मिल जाएगा। तीसरा, वो मोटर व्हीकल खरीदा है आपने जस्ट टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। मतलब आप क्या कर रहे हो? ट्रेनिंग दे रहे हो, ड्राइविंग स्कूल चला रहे हो, शुभ मोटर ट्रेनिंग स्कूल, साई मोटर ट्रेनिंग स्कूल, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। खत्म। नेक्स्ट, वेसल एयरक्राफ्ट, सेम चीज, वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मिल जाएगा 4 चीजों में। पहला, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो फर्दर सच सप्लाई जो वही वेसल और एयरक्राफ्ट बिलोंग करता है, मतलब वैसा एयरक्राफ्ट खरीदा और वही वेसल एयरक्राफ्ट को बेच रहे हो, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, आपने वेसल एयरक्राफ्ट खरीदा और उसको यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, तो आईटीसी मिल जाएगा। आपने वेसल एयरक्राफ्ट खरीदा और वो यूज हो रहा है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेटिंग सच वेसल और फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। वेसल नेविगेट होता है, एयरक्राफ्ट फ्लाई होता है, तो आप ट्रेनिंग दे रहे हो कैसे जहाज पानी में चलाया जाए या कैसे उड़ाया जाए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। इसके अंदर एक और एडिशनल पॉइंट है, आप वेसल और एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। मोटर व्हीकल में गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। फिर आता है इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। इसको याद करने का बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट के ऊपर इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस का खर्चा किया है, तो उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स कि उसका खुद का आईटीसी उसको मिला था कि नहीं। मतलब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का आईटीसी अगर आपको मिलता है तो उसका इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस भी उसका भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। अगर मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का आईटीसी आपको नहीं मिलता है तो उसके रिलेटेड इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस पे लगे हुए जीएसटी का भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फर्दर, अगर आपने रिपेयर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का अवेल किया है सर्विस, और ये सर्विस आप यूज कर रहे हो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच सर्विस, मतलब कि अगर आपने ये टैक्सेबल पर्सन एंगेज है मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, तब मैं खुद एक मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर और मैंने ये सर्विस अवेल की, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस की, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। एक और इसमें इंश्योरेंस भी आ गया ना, तो इंश्योरेंस का फर्दर बिजनेस समझ लो। मतलब इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल इंश्योर्ड बाय, मतलब मैं इंश्योरेंस का ही बिजनेस करता हूँ, ठीक है, और मैंने उसी मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूँ जिसका मैंने इंश्योरेंस का सर्विस अवेल कर रखा है, तो वो आईटीसी आपको मिल जाएगा। मतलब इंश्योरेंस के केस में फर्दर सप्लाई हो गया। मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट का अगर आईटीसी मिलता है तो उसका इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस का भी मिल जाएगा, सिंपल। और अगर आप इसके मैन्युफैक्चरर हो तो इसका इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस भी मिल जाएगा, खत्म। फिर आता है कैटेगरी बी, फूड बेवरेज, एफओबी एचसीएल बोलते हैं इसको, में क्या बोलते हैं अपन, एफओबी एचसीएल, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड लाइफ इंश्योरेंस बोलता हूँ।
फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड लाइफ इंश्योरेंस, एफओबी, एचसीएल। इन सबके क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं जो बोलूंगा वो लीजिंग, रेंटिंग और मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं, उसका अपन साइड में कवर कर लेंगे। अब इन सबके क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे प्रोवाइडेड अगर आप ये सारी सर्विसेज को अवेल करते हो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सेम एज योर आउटवर्ड सप्लाई, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका आउटवर्ड सप्लाई सेम ना हो, लेकिन आपका आउटवर्ड सप्लाई जो भी सप्लाई है उसका एक प्रिंसिपल सप्लाई कुछ और है और ये एक एलिमेंट है या मिक्स्ड सप्लाई का एक एलिमेंट है, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब आपका प्रिंसिपल सप्लाई कुछ और है लेकिन उसका एक एलिमेंट फूड एंड बेवरेजेस है और आप वही फूड एंड बेवरेजेस का अवेल कर रहे हो, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। मोटा मोटा मुद्दा यह है कि सेम सर्विस को अवेल करके सेम सर्विस का फॉरवर्ड किया तो आपको उसका आईटीसी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये सारी सर्विसेज में मोटर व्हीकल लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट के बारे में अगर बात करूं तो उनका आपको सर्विस मिल जाएगा आईटीसी। अगर आप सेम बिजनेस में हो दैट्स फाइन, बट आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा अगर वो सेम पर्पस के लिए यूज हुआ हो। मतलब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिलता है तो उसके रिपेयर, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का भी आईटीसी मिलेगा, प्लस उसके लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग का भी आईटीसी मिलेगा। ये याद रखना बस। ठीक है, उसके अलावा और 2 पॉइंट है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एंड ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन अ वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। मतलब होम ट्रैवल कंसेशन या लीव कंसेशन वगैरह दे रहा हो, जो घर जाने, वेकेशन पे जाने का कंसेशन दे रहा हो, या मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखना, एफओबी, एचसीएल में सेम बिजनेस होने पे आईटीसी मिल जाता है, बट ये दोनों में सेम बिजनेस होने पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ये सबका आईटीसी मिल जाएगा अगर ये सारी चीजें, मतलब आपके जो भी एक आध चीजें जो भी आपके बिजनेस में फॉल हो रही है वो आपको देनी पड़ रही है या अवेल करनी पड़ रही है जस्ट टू फॉलो सम अदर लॉ फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉई, मतलब फॉर एम्प्लॉई, तो आपको उसका आईटीसी मिलेगा। मतलब कि यू आर अवेलिंग सच सर्विसेज, ठीक है, एंड इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू अवेल सच सर्विसेज फॉर योर एम्प्लॉय, फॉर योर एम्प्लॉई। ठीक है, और ये तुम नहीं डिसाइड कर रहे हो, कोई लॉ बता रहा है तुम्हें, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा तुम्हें, सिंपल। ठीक है, तो एफओबी, एचसीएल हो गया, उसका आईटीसी आपको कब कब मिलेगा कब नहीं वो पड़ा। बस ये सब बड़े बड़े अभी हो गए, अभी सब छोटे छोटे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी आपको 2 केस में मिल जाएगा, अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो सेम सर्विस, या आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को अवेल कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस का मतलब होता है जहां पे मटेरियल और लेबर दोनों इन्वॉल्व हो। खाली लेबर को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, उसको लेबर सर्विस बोलते हैं। फर्दर सप्लाई करते हो तो आईटीसी मिलता है, और प्लांट एंड मशीनरी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए करते हो तो आईटीसी मिलता है। एक चीज याद रखना, ये 3 चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। ये 3 चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। फर्स्ट, लैंड, बिल्डिंग एंड अदर सिविल स्ट्रक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये सारे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। आप ना थोड़ा समझने की कोशिश करो, प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी मिल जाएगा अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अवेल किया है, पर सिंस ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। नो प्लांट एंड मशीनरी, नो एक्सेप्शन, नो क्रेडिट, सिंपल। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस अवेल किया तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर चाहे आप इसको यूज कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। गुड्स सर्विस ऑफ बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका भी एक एक्सेप्शन ये है कि प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन में अगर गुड्स एंड सर्विस आपने अवेल किया है तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लासेस में हमने हर एक पॉइंट पर 2-3 एग्जांपल लेके ड्रॉ करके अपने सीखे थे, याद है? तो आई होप आपको ये सब रिकॉल हो रहा होगा। लोडा वाला एग्जांपल था इसके अंदर, और डीमार्ट का बिल्डिंग था और खुद का ऑफिस। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज अंडर कंपोजिशन स्कीम। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज अंडर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10, उसके ऊपर आईटीसी वैसे भी नहीं मिलता, आपको पता है। इनफैक्ट उनको इनवॉइस पे लिख के देना पड़ता है कि वी आर कंपोजिशन डीलर, वी आर नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज बाय एनआरटीपी। एनआरटीपी वालों को कोई आईटीसी नहीं मिलता एक्सेप्ट वन, गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। फिर आता है पर्सनल कंजम्पशन, उसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं है। फिर आता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, एटसेट्रा, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, ये सब पे कोई गिफ्ट या फ्री सैंपल में दे दिया, उसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं। फिर आता है इवेजन एंड कॉन्फिस्केशन, मतलब कि अगर आपने कोई भी पता चला आपने कोई भी टैक्स इवेड किया है, चोरी किया है, या आपका गुड्स डिटेंशन ऑफ गुड्स का केस है, या कुछ आपका कॉन्फिस्केटेड हुआ है आपका गुड्स, उस सारे केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलता। सेक्शन 74, 129, 73, 130, ये सारे सेक्शंस पे आईटीसी आपको नहीं मिलता। ठीक है, मोटा मोटी किस पे आईटीसी मिलता है? नहीं, 17.5 एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला है मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। मिल जाएगा अगर सेम सप्लाई है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, या इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन सच मोटर व्हीकल है। दूसरा, वेसल एयरक्राफ्ट आईटीसी नहीं मिलता। मिल जाएगा अगर फर्दर सप्लाई है, या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, या ट्रेनिंग, नेविगेटिंग या फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। तीसरा, एफओबी, एचसीएल नहीं, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेम सप्लाई फर्दर सप्लाई तो मिल जाएगा। अगर आपको ऊपर मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिला है तो उसके रिपेयर मेंटेनेंस का भी मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी आईटीसी मिल जाएगा। और अगर आप इंश्योरेंस सेम बिजनेस हो तो उसका इंश्योरेंस का आईटीसी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, एफओबी, एचसीएल, फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एयरक्राफ्ट एंड लाइफ इंश्योरेंस। लीजिंग, रेंटिंग मोटर व्हीकल, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एयरक्राफ्ट में सेम कंडीशन है। ऊपर वाले अगर मोटर व्हीकल, वेसल एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिलता है तो लीजिंग, रेंटिंग का भी मिल जाएगा। सेम बिजनेस में हो तो मिल जाएगा। बाकी अदर एफओबीएल, एचसीएल में सेम बिजनेस हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। सेम बिजनेस में नहीं हो, लेकिन ये सारी सर्विस आप जिस बिजनेस में हो उसका एक एलिमेंट है सर्विसेज का, कंपोजिशन अपना ये क्या नाम है इसका, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद आता है हेल्थ सर्विस, फिटनेस सेंटर, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एंड लिव ट्रैवल कंसेशन वाला सर्विस। ये दोनों का ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। ये सबके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा अगर आपने एज एन एम्प्लॉयर ये सर्विस अवेल की है किसी और लॉ को फॉलो करते हुए, तो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्दर सप्लाई ऑफ सेम सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन टावर, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर एंड पाइपलाइन लेयर आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइस, ये आपके प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते। गुड्स एंड सर्विस यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी के लिए हुआ है तो मिल जाएगा। कंपोजिशन स्कीम वालों को आईटीसी नहीं मिलेगा। एनआरटीपी वालों को सिर्फ गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम के ऊपर आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। पर्सनल कंजम्पशन पे आईटीसी नहीं मिलता। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, फ्री सैंपल पे दिया, गिफ्ट दिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड इवेशन या कॉन्फिस्केशन का केस है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सब कुछ बेसिक लीजिंग, रेंटिंग का मीनिंग क्या है और ये सब टाइम पास एक बार रीड कर लेना, एज सच मोटा मोटी कोई इतना इंपॉर्टेंट बात है नहीं। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 18, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 18 के दो पार्ट है। एक वो पार्ट है जिसमें नॉन टैक्स पेयर कन्वर्ट होता है टैक्स पेयर में, और एक वो पार्ट है जिसमें टैक्स पेयर कन्वर्ट होता है नॉन टैक्स पेयर में। फिलहाल फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। नॉन टैक्स वाला बंदा टैक्स पेयर में जा रहा है, ऐसा कौन सा बंदा है? तो पहला, अनरजिस्टर्ड डीलर, मतलब एक बंदा है जो अनरजिस्टर्ड है एंड इट बिकम्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, एंड उसने रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया है। ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो जैसे लायबल है विद इन 30 डेज उसने अप्लाई कर दिया, तो उन सबको
इसका लॉजिक मैं नहीं बता पाऊंगा, रिवीजन लेक्चर है। आपको इसका मैंने चार्ट ड्रॉ करके बताया था और रीजन भी बताया था कि क्यों इसका आईटीसी मिलता है। फिलहाल रिवीजन में खाली आप इतना सुनो कि अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है और वो 30 दिन और वो लायबल बन जाता है रजिस्ट्रेशन का और 30 दिन के अंदर बेचारा अप्लाई भी कर देता है, तो उसको पुराने 1 साल का आईटीसी मिल जाता है। ये विद इन 1 ईयर का लैंग्वेज मैंने कन्वर्ट करके लास्ट 1 ईयर का आईटीसी बताया था लॉजिक के साथ। तो आप इतना समझो कि इनवॉइस से 1 साल गिने तो आप जहां फॉल होते हो तो बेसिकली जहां से हो रहे उसके पीछे का 1 साल, तो लास्ट 1 साल का आईटीसी आपको मिल जाएगा। लेकिन सब नहीं, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, सिर्फ इनपुट्स का आईटीसी मिलेगा। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, सिर्फ गुड्स का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स भी नहीं। और सर्विस की तो बात ही नहीं है, ठीक है। कब से मिलेगा? द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल। मतलब मुझे 1 साल कहां से गिनना है? अब जब लायबल बने उसके पीछे का 1 साल। सेकेंड, एक इंसान है जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है, इसके पहले वो रजिस्टर था भी नहीं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो उसको भी आईटीसी मिल जाएगा इनपुट का। कब से? जब से उसने रजिस्ट्रेशन लिया उसके पीछे का 1 साल। एक इंसान है जो पहले कंपोजिशन में था अब रेगुलर में आ रहा है, तो देखो पहले कंपोजिशन में था, ठीक है, मतलब वो हमारे बिरादरी का ही था, जस्ट लाइक वो रेगुलर में नहीं था बस, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। इनपुट का भी बेनिफिट मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा। पर कैपिटल गुड्स का तो वैल्यू बढ़ा होता है ना, तो वो तो बहुत स्मार्टली क्या किया होगा कि कैपिटल गुड्स को जानबूझ के इस पीरियड पे खरीदा होगा या जानबूझ के इस मूवमेंट पे खरीदा होगा कि उसको आईटीसी ज्यादा मिले, इसीलिए कैपिटल गुड्स को डेप्रिशिएट करके आईटीसी मिलता है। मतलब कि कैपिटल गुड्स का उसको आईटीसी मिलेगा, लेकिन वो रिड्यूस करना पड़ेगा जीएसटी को ऑन द बेसिस ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनपुट पर फुल आईटीसी मिलेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स पे आपको 5% पर क्वार्टर से रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा बेटर समझेगा। कब से मिलेगा? जब से आप कन्वर्ट हुए उसके पीछे से 1 साल, मतलब जब आप लायबल बने रेगुलर स्कीम में आने में उसके पीछे का 1 साल का मिल जाएगा। पहले आप फुल्ली एग्जाम सप्लाई करते थे, अब आप टैक्सेबल सप्लाई करने लगे, तो सेम आप इनपुट का तो आईटीसी मिलेगा प्लस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा। वो कैपिटल गुड्स जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था एग्जाम सप्लाई में इसके पहले, तो जैसे ही आप टैक्सेबल सप्लाई में बने उसके पहले का 1 साल मिल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। ये सारे केसेस में, ऊपर के सारे केसेस में अगर आपका आईटीसी का अमाउंट 2 लाख के ऊपर आ रहा है तो आपको एक सीए या सीएमए से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा वो अमाउंट। अब बात करते हैं टैक्स पेयर कन्वर्ट हो रहा है नॉन टैक्स पेयर में या कंपोजिशन में, मतलब रेगुलर वाला कंपोजिशन में जा रहा है या टैक्स पेयर वाला नॉन टैक्स में जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? पहले 3 केस डिसाइड करते हैं कौन कौन से। रेगुलर कंपोजिशन में जाता है या टैक्सेबल एग्जाम में जाता है या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बन जाता है। इन सारों के केस में आईटीसी को अवेल नहीं करना है, अब आईटीसी को रिवर्स करना है, क्योंकि अब आप पहले आईटीसी में मजे लेने वाले बंदों में से नॉन मजे लेने वाले बंदे में कन्वर्ट हो रहे हो। तो कितना आईटीसी रिवर्स करना है? तो इनपुट का आईटीसी रिवर्स करना है एंड कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्स करना है। कौन सा आईटीसी रिवर्स करना है? पहली बात तो कब करना है? ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ स्विच ओवर या डेट ऑफ एग्जाम्पशन या डेट ऑफ कैंसिलेशन। मतलब कि पिछले जिस दिन मैं ये कन्वर्ट हुआ उस दिन मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है, उसी दिन। ठीक है, कितना करना है? इनपुट के केस में प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना, मतलब जिसका इनवॉइस अवेलेबल है उस इनवॉइस का आप आईटीसी रिवर्स कर देना, और अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं तो मार्केट प्राइस लेके भी रिवर्स कर सकते हो, लेकिन उसको सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं मतलब सीएमए से सर्टिफाई करवा देना। अगर कैपिटल गुड्स है तो प्रो रेटा बेसिस पे रिवर्स करना, मतलब जितना आपने कैपिटल गुड्स यूज कर चुके हैं उतना आईटीसी ले सकते हो, जितना आप आईटीसी यूज नहीं किए उतना नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें 5 साल की लाइफ अज्यूम करनी पड़ेगी। इसका मैंने आपको लॉजिक बताया था। यहाँ पे 5% पर क्वार्टर के हिसाब से अगर बात करें और यहाँ पे 5 साल की बात करें तो एक ही बात होती है। देखो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 5% करें तो 20% होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 100% होता है। तो टेक्निकली वो इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे कि हर एक कैपिटल गुड्स का लाइफ 5 साल है। देखो एक इंसान क्या करेगा पता है, वो है ना जब भी वो रेगुलर में था या जब भी रजिस्टर्ड था
तो तुरंत मैं उसका आईटीसी ले लूंगा फुल अमाउंट का। मान लो करोड़ों का मशीनरी है कैपिटल गुड्स है, तो करोड़ों का आईटीसी ले लिया, और उसके बाद मैं नॉन कंपोजिशन में आ गया, अब मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, बट मेरे को गम भी नहीं है, मैं पूरा आईटीसी ले लिया। पर इतना बेवकूफ नहीं है ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, जितना पीरियड तूने टैक्सेबिलिटी में सर्वाइव किया उतना आईटीसी ले, जितना पीरियड तेरा नॉन टैक्सेबल पोर्शन में था उतना आईटीसी को रिवर्स कर। मतलब सिंपली 5 साल में डिवाइड कर और मंथ बेसिस पे आईटीसी ले ले उतने मंथ तक जितने मंथ तक तू नॉर्मल था। जैसे तू कंपोजिशन एग्जाम्प्ट में घुस गया, उस बचा हुआ आईटीसी रिवर्स कर दे, सिंपल। ओके, आईटीसी को रिवर्स करना या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना एक ही बात है, ये मैंने बताया था आपको। फिर आता है सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी। क्या होता है कि मैं गुड्स ना बेसिकली पहले गुड्स खरीदता हूँ, आईटीसी लेता हूँ, फिर उसी गुड्स को बेच देता हूँ एक्स अमाउंट पे, और बेचने पे तो जीएसटी लगता है। तो ये बोलना चाह रहा है कि देखो क्या है ना, तुम जब गुड्स खरीदते हो तो फुल आईटीसी लेते हो, फिर जब तुम गुड्स बेचते हो तो सिर्फ बेचने वाले पे वैल्यू पे जीएसटी भरते हो। तो बोलता है ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, तुमने जब आईटीसी को कैपिटल गुड्स को खरीदा था, जब तुमने उतना आईटीसी अवेल किया था, फिर देखो तुमने वो आईटीसी कितना यूज किया, ठीक है। जितना यूज किया वो आपका वैलिड आईटीसी, जितना यूज नहीं कर पाए, मतलब जितना यूज किया उसको क्वार्टर वाइज डिवाइड कर दो और 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ में माइनस करने के बाद एक वैल्यू निकालो, उतना गुड्स का कैपिटल गुड्स का वैल्यू होगा। देन तुम ट्रांजैक्शन जो जितने भी बेच रहे हो उसके ऊपर एक वैल्यू निकालो जीएसटी, और देखो विच एवर इज हायर कौन सा आ रहा है उतना टैक्स आप भरोगे। इसको मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल लिखवाया था और एग्जांपल भी सॉल्व करवाया था कि कितने वैल्यू पे क्या क्या करना है, ठीक है। एक बार वो एग्जांपल रेफर कर लेना, और फिर भी ना अगर आए समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में रेफर करवा देना, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। मोटा मोटा मुद्दा यह है कि कैपिटल गुड्स को खरीदने के बाद उसको 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के बेसिस पे डेप्रिशिएट करो, एंड सेलिंग वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट करो, एंड विच एवर इज हायर उठाओ, वो आपका फाइनल अमाउंट है टैक्स पेमेंट। अब आता है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विद रजिस्टर्ड पर्सन। ये एक बार आप रीड कर लेना, मैं क्विकली बता देता हूं। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, मतलब आप एलएलपी से कंपनी वगैरह बन रहे हो, या आप सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज ट्रांसफर, चेंज ऑफ ओनरशिप वगैरह हो रहा है, तो जो भी ओल्ड कंपनी का रिमेनिंग आईटीसी होगा जो अनयूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, वो आप न्यू कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो। बस ये बताता है, और कुछ नहीं। एक बार रीड कर लेना, हो सकता है थियरी क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क के लिए, कोई भरोसा नहीं है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। आप मल्टीपल बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी एक बार रीड कर लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब मैं आईटीसी को यूटिलाइज कैसे करूं, तो बोलता है कि देखो सबसे पहले ये रैंक है आईजीएसटी का, दूसरा रैंक है सीजीएसटी का, तीसरा रैंक है एसजीएसटी का। सब इसका है ना प्रैक्टिकल सम्स में अपन ने बहुत अच्छा फॉर्मेट से किया था, कभी गलती नहीं होती थी, ठीक है। याद रखना, वो बहुत रिटर्न प्रैक्टिस लगेगा। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी पूरी तरह से यूज करो। जब तक आईजीएसटी का आईटीसी 0 नहीं बन जाता तब तक आप सीजीएसटी के सामने आना मत। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शुड बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी का लायबिलिटी। अगर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी आफ्टर यूटिलाइजिंग आईजीएसटी का लायबिलिटी बच जाता है, देन यू कैन यूटिलाइज आईटीसी ऑफ आईजीएसटी अगेंस्ट सी और एस का लायबिलिटी इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। एक बार आपका आईटीसी ऑफ आईजीएसटी 0 बन गया, देन मूव ऑन टू आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट अगेंस्ट सीजीएसटी का लायबिलिटी। एक बार आईटीसी ऑफ सीजीएसटी सीजीएसटी की लायबिलिटी को यूटिलाइज करने के बाद बच जाता है, एंड आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी अभी भी पड़ी रहती है, तो आप आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। फिर आता है आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज करना लायबिलिटी के। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी आईजीएसटी की लायबिलिटी तभी पे कर सकता है जब सीजीएसटी नाकाम रहे, मतलब सीजीएसटी पूरी तरह से 0 बन जाए। मतलब आईजीएसटी का पहला आईजीएसटी, देन सी और एस एनी प्रोपोर्शन, सीजीएसटी पहले सीजीएसटी एंड आईजीएसटी,
एसजीएसटी, पहले एसजीएसटी एंड देन आईजीएसटी प्रोवाइडेड सीजीएसटी जीरो हो चुका है। सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एसजीएसटी, एसजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट सीजीएसटी, आपस में ये दोनों का बातचीत बंद है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि अगर कमिश्नर या ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि ये आईटीसी फ्रॉडेंटली लिया है या इनएलिजिबल है तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस है। पहला, आईटीसी अवेल किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट जो इशूड बाय नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्टर्ड पर्सन है। मतलब एक ऐसा इंसान जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो टैक्स लगा के दे रहा है तो उसका आईटीसी थोड़ी मिलेगा यार, वो तो वैलिड ही नहीं हुआ ना यार। और वैसे भी वो जीएसटी आर1 भर नहीं पाएगा क्योंकि वो नॉन रजिस्ट्रेशन है, तो आपके 2B में दिख नहीं पाएगा, और आपके 2B में नहीं दिख पाएगा तो आप वैसे आईटीसी नहीं ले पाओगे। विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली सेक्शन 16 के कंडीशन से अगर फुलफिल नहीं करोगे 2 के सबसेक्शन 2 के तो कैसे चलेगा। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट, वही मतलब ऊपर जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर आता रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस एंड टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं जो आईटीसी ले रहा हूं ना, मैं मेरे बताए हुए एड्रेस पर बिजनेस ही नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही फ्रॉड हूं, तो ऑफकोर्स मैं आईटीसी नहीं ले सकता। द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट, मैं जिस बेसिस पे आईटीसी ले रहा हूं उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो आईटीसी नहीं ले सकता। इफ द आईटीसी सो अवेल्ड, और मेरे को अवेल नहीं करना चाहिए था तो ऑफकोर्स मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरे ऊपर फ्रॉड वाले प्रोविजंस लग जाएंगे। If the ITC is availed, the restriction can be imposed by not allowing such ITC to be used for discharging any liability under Section 49 and not allowing refund for any unutilized item. सर ठीक है, बहुत सिंपल है। ये बोलता है कि अगर आपने गलती से आईटीसी, ये सब गलती से मतलब ये सब आईटीसी ले लिए तो आपका आईटीसी को ब्लॉक कर देंगे। इस आईटीसी को आप 1 साल तक यूज नहीं कर सकते, विड्रॉ मतलब जो भी कुछ नहीं कर सकते। फिर ऑफिसर को अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो हटा भी सकता है, ये सारी इम्पोज जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा भी सकता है। फिर आता है रूल 86B। रूल 86B क्या बोलता है? पहली बात, रूल 86B सब पे नहीं लगता। रूल 86B इज एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन exempt supply and zero rated supply in the month exceeding 50 लाख। मतलब रूल 86B उनके ऊपर एप्लीकेबल है जिनका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाई मंथ में 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में रूल 86B का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। रूल 86B का रिस्ट्रिक्शन ये मतलब टेक्निकली बड़े लोगों की बात कर रहा है, 50 लाख से ऊपर है ना, ऊपर मतलब बड़े लोग। बोलता है कि नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है? द रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम सेड रूल इज एप्लीकेबल कैन नॉट यूज आईटीसी to discharge the output tax in excess of 99% of such liability। मतलब इन लोगों को मैंडेटरीली एटलीस्ट 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मतलब अब मैक्सिमम 99% का ही आईटीसी ले सकते हो। 1%, फिर चाहे आपके पास आईटीसी करोड़ों पड़ा हो फिर भी 1% कैश में पे करना पड़ेगा। ये 1% कैश में पे करना पड़ेगा, ये लिमिट नहीं लगेगी आपके ऊपर। अगर आपने इनकम टैक्स पे कर रखा है मोर देन 1 लाख कंपनी के केस में, और ये 1 लाख भी कभी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस वेयर बिलो मेंशन पर्सन हैव बीन पेड सम मोर देन 1 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर इन विच टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ अंडर 139 ऑफ इनकम टैक्स हैज एक्सपायर्ड। देखो एक बात समझो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तुमने 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भर चुके हैं, तुमने मतलब किसने, अगर एचयूएफ है तो उसके कर्ता ने, सोल प्रोप्राइटर है तो उसके प्रोप्राइटर ने, अगर कंपनी है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने, या पार्टनरशिप में एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इन सब लोगों ने अगर 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स, सब लोगों ने मतलब जो भी फॉलो हो रहा है उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भर रखा है, तो उनको ये रूल 86 भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि भाई थोड़ा अमाउंट कैश में आना ही चाहिए, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट आप एट द एंड एक ही है, तो अगर इसके थ्रू पैसे दे रहे हो तो उसके थ्रू नहीं आएगा तो चलेगा।
ये बोलना चाह रहा है कि ये कब पे करना चाहिए, इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर इन विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन हैज एक्सपायर्ड। मतलब कि इनकम टैक्स की जो टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है वो 2 फाइनेंशियल ईयर लास्ट। फॉर एग्जांपल 24-25 का तो टाइम लिमिट एक्सपायर कैसे हुआ, नहीं हुआ ना, तो उनका वो फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर मत करना, जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है वो लास्ट 2 साल। दूसरा, अगर आपको आईटीसी आने वाला है रिफंड 1 लाख के ऊपर का, तो फिर आपसे क्या ही मांगे, मतलब आप तो बड़े लोग हो। फॉर एग्जांपल जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, मालूम है ना। जीरो रेटेड सप्लाई में आउटपुट टैक्स 0 होता है, लेकिन आईटीसी अवेल कर सकते हो, एलिजिबल आईटीसी। तो टेक्निकली यहाँ पे 0 माइनस मान लो 18, तो ये तो नेगेटिव 18 हो गया, तो ये 18 रुपए का रिफंड आता है। मैंने बताया था ड्रॉ करके, एग्जाम्पल भी लिया था अपन ने। तो आपके केस में रिफंड आ रहा है। रिफंड 2 केस में आता है, एक जीरो रेटेड में और एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप जिस गुड्स में या सर्विस में डील कर रहे हो उसको आउटवर्ड सप्लाई करने में 5% टैक्स लगता है, और उसके लिए जो भी आप इनवर्ट सप्लाई करते हो उसके ऊपर 18% लगता है, और यही लगता है। आपका कोई और अदर सर्विस और गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको नहीं लगता ये डिफरेंस लाइफ टाइम रहने वाला है 5-18। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वेयर आउटपुट टैक्स का परसेंटेज इज लेस देन इनपुट टैक्स क्रेडिट का परसेंटेज। इन दैट केस आपको रिफंड मिलता है। ये आपको सीए फाइनल में सीखने मिलेगा, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है। मुद्दा यह है मोटा मोटी कि रिफंड के केस में अगर आपका रिफंड 1 लाख के ऊपर का है तो ये 86 भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। फिर आता है पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% थ्रू आउट दी। इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे मैंने इसका चार्ट बना के देखा था। एक बात याद रखना, अप्रैल में आपने इतना अमाउंट कैश में भरा कि वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे 1% से ऊपर ही है। मतलब आपने अप्रैल में कुछ अमाउंट भरा, मई में आपने पूरा आईटीसी लिया, फिर भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपका 1% पार हो रहा है। जून में क्यूमुलेटिव बेसिस पे 1% पार हो रहा है, जुलाई में 1% पार हो रहा है। मतलब उस पर्टिकुलर करंट ईयर में टोटल टिल डेट कैश का पेमेंट, टोटल टिल डेट आउटपुट टैक्स का लायबिलिटी का 1% से ज्यादा ही है, कैश का पेमेंट ज्यादा ही है, तो आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल समझाते हैं, रूल 86 भी हर मंथ चेक नहीं करना है, रूल 86 भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे चेक करना है। अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपका 1% का कैश पेमेंट पिछले 2-3 महीने पहले ही फॉल हो चुका था, तो फिर इस महीने पूरा आईटीसी यूटिलाइज कर चलेगा, फिर चाहे 50 लाख के ऊपर हो, क्योंकि क्यूमुलेटिव बेसिस पे मैं चेक करूंगा ना 1%, हाँ वो तो मेरा फुलफिल हो रहा है ना। टेक्निकली बस इतना बोलूंगा कि क्यूमुलेटिव बेसिस पे चेक करना है। आरसीएम को तो मैंडेटरीली आपको कैश में पेमेंट करना है, वो तो बात ही नहीं है। स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, लोकल अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी ऑर्डर अथॉरिटी को, बहुत ऑब्वियस है, सब गवर्नमेंट के लोग हैं। एक पॉकेट में डाल के दूसरे पॉकेट में डालूंगा तो कैसा लगेगा, तो इसीलिए उनको ये रूल एप्लीकेबल है नहीं। ठीक है, ये जो भी है रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर सकते हैं कमिश्नर। अभी देखो आईटीसी बहुत बड़ा चैप्टर है, अपन ने बहुत ढाई करके और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दे के 1 घंटे में निपटाया, ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। फिर भी अगर क्वेरी है तो देन यू कैन रीच आउट टू मी, राइट। क्विकली 2 मिनट है अपने को 1 घंटे में, तो क्विकली इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं, मतलब पूरा देख लेते क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने सेक्शन 61 के 6 कंडीशन देखे। एलिजिबिलिटी है रजिस्टर्ड पर्सन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 6 कंडीशन के बाद कुछ प्रोविजन देखे। प्रोविजन में था लॉट में आया तो लास्ट लॉट, पेमेंट विद इन 180 डेज, डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी क्लेम इनटू टैक्स अमाउंट एंड टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। फिर हमने अपॉर्चनमेंट देखा कि भाई बिजनेस पर्पस है तो ले सकते हो, एंड जीरो रेटेड और टैक्सेबल के लिए तो ले सकते हो। फिर हमने 75 देखा, इतने सारे ब्लॉक क्रेडिट्स है, इनके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, फिर मोटा मोटी इसके बाद अपन ने पढ़ा सेक्शन 18। सेक्शन 18 के 2 पोर्शन है, नॉन टैक्स से टैक्स पेयर बन गए और टैक्स पेयर से नॉन टैक्स। अगर नॉन टैक्स से टैक्स पेयर बन गए तो आपको आईटीसी पिछले 1 साल का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप टैक्स पेयर से नॉन टैक्स बने तो आपको आईटीसी जो पड़ा है आपके इनपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वो आपको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है,
कैपिटल गुड्स के केस में 5 साल लाइफ समझना। जब आईटीसी लेने की बात आएगी तो 5% और 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ को रिड्यूस करते चलना, और जब आईटीसी रिवर्स करने की बात आएगी तो डिवाइड बाय 5 ईयर्स कर लेना और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर यूज्ड, वो आपका वैलिड है, और जो आपका नॉन एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में वो रिवर्स कर देना। सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स का बहुत ऑब्वियस सिंपल चीज था कि 5% आपने जो जितने भी आईटीसी ले रखा है उसको 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ से लेस करते हुए चलो, और अभी का कैरिंग वैल्यू निकालो, और फिर सेलिंग वैल्यू पे जो टैक्स आ रहा है वो निकालो, और विच एवर इज हायर पे टैक्स भरो। फिर आता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो पुराने मतलब ओल्ड कंपनी का आईटीसी न्यू कंपनी में शिफ्ट हो सकता है बहुत इजीली। कुछ बिजनेसेस में आईटीसी चेंज करना है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन आता है आईटीसी को यूटिलाइज करने का, आईजीएसटी को आईजीएसटी में, फिर सीआरएस एनी प्रोपोर्शन, सीजीएसटी को सीजीएसटी में, आईजीएसटी में नेक्स्ट सेकंड रैंक इज फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एसजीएसटी, एसजीएसटी फॉर एसजीएसटी, एसजीएसटी फॉर आईजीएसटी प्रोवाइडेड सीजीएसटी का आईटीसी 0 बन चुका है, एसजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी में यूज नहीं हो सकता। देन आता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ आईटीसी, आप फ्रॉडुलेंटली अगर आईटीसी ले रखो तो आपको यूटिलाइज करने नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे केसेस है जैसे कि आपने सप्लायर का इनवॉइस नहीं है, कोई नॉन एग्जिस्टेंट ने आईटीसी लिख के दे दिया, आपने गुड्स आपको एक्चुअली नहीं मिले, आपने पेमेंट नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है रूल 86B, रूल 86B में 1% का कंडीशन है, 1% आपको कैश पेमेंट मैंडेटरी करना पड़ेगा अगर आपका एक मंथ में 50 लाख के ऊपर का टैक्सेबल सप्लाई है, एक्सक्लूडिंग जीरो रेटर सप्लाई। जीरो रेटर सप्लाई ऑल्दो टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन में आता है, बट इस केस में उसको एक्सक्लूड करना है। लेकिन ये 1% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो भी है ये नहीं लगेगा अगर आपने इनकम टैक्स 1 लाख के ऊपर का पे कर रखा है इन लास्ट ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर जिसका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। एंड अगर आपका रिफंड का केस है 1 लाख के ऊपर का तो फिर आपको ये वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं। रिफंड के केस 2 आते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई में और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। फिर आता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट, अगर आपने कैश लेजर में ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं और क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपका 1% से ऊपर ही पेमेंट आया है अब तक का, तो फिर आपको फॉलो करने की जरूरत है, आप आईटीसी से यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रूल 86 भी नहीं लगता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट बॉडी, इनके ऊपर लग जाएगा अगर ऑफिसर को लगवाना हो तो। ठीक है, चलो इस तरह से अपना 1 घंटे में आईटी से खत्म हो गया। जो भी डाउट है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।